देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात है। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान। 6 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस के 8 केस, सभी बच्चे। महाराष्ट्र में 2 बच्चे पॉजिटिव। कल कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2, बंगाल गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित मिला। चीन में भूकंप से 53 की मौत, 62 घायल। रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता। नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर। सूरत में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोग झुलसे। गैस लीकेज के बाद हुआ धमाका। ब्लास्ट से दीवारें और खिड़कियां टूटी, 3 की हालत गंभीर। अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, ग्वालियर में 32 दिन घर में कैद रहा बीएसएफ इंस्पेक्टर। साइबर ठगों ने वसूले 71.25 लाख रुपए। 16 राज्यों में घना कोहरा, यूपी में 25 फ्लाइट लेट। जम्मू कश्मीर में 2 फीट बर्फबारी। राजस्थान के 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली चुनाव तारीखों का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। बता दें 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 फरवरी को वोटिंग की डेट तय कर दी गई है और 8 फरवरी को दी जाएंगे। तो चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये कौन से कानून में लिखा है कि गाली गलौज पार्टी का कोई नेता किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसके शारीरिक उस पर टिप्पणी करेगा, उसके किसी महिला के माता पिता पर टिप्पणी करेगा और चुनाव आयोग चुप बैठा रहेगा। गाली गलौज पार्टी के खिलाफ जिस दिन एक्शन लेगा उस दिन हम मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। योगेंद्र चांदोलिया का भी इस तरह का बयान आया है और कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गाली गलौज पार्टी के नेता जो हैं आजकल केवल गाली गलौज कर रहे हैं। उनके पास ना दिल्ली की जनता के लिए कोई एजेंडा है, ना कोई नेता है, ना कोई काम है, ना कोई बताने के लिए कि भाई हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे। बस वो कह रहे हैं कि हम तो गाली गलौज पार्टी, हम तो गाली गलौज ही देंगे, गाली गलौज दे रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता देगी और दिल्ली की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। थैंक यू। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होने हैं और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पांच फरवरी को वोटिंग की तारीख तय कर ली गई है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं दीपक राणा और राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले रुक करेंगे मनीष शर्मा जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो। मनीष शर्मा जी, जानना चाहेंगे आज चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां बिल्कुल टक्कर में चल रही हैं। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उसकी हुई तो ये उम्मीद थी कि पहले सारे जितने सवाल उनके ऊपर उठाए गए थे उनका जवाब देंगे, लेकिन वो विपक्ष के सारे आरोपों को जो चुनाव आयोग पे लग रहे हैं उसको केवल वो नैरेटिव बता करके खारिज कर दिया उन्होंने। वो सवालों को नैरेटिव बता रहे हैं, जो बड़े बड़े सवाल उनके ऊपर आरोप है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। अब तक जो चुनाव आयोग
अब शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में, अभी दिल्ली चुनाव से पहले, उस पे भी वो एक्शन लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। तो मैं ये देख रहा हूं कि चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय सरकार के पक्ष की तरह, सरकार के ही किसी संस्था की तरह, सरकार के ही किसी मंत्री की तरह उनकी भाषा बोली और वो व्यंग करते हुए बात करते हैं। तो हमको लगा कि आज बहुत निराशा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये ऐसा लगने लगा है कि वो बेसिकली जो विपक्ष के लगातार आरोप है उनके ऊपर, ये बार बार आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के एजेंट के बतौर काम कर रही है, उसके सवालों का उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से बच रही है और उसके जो चुनाव शिष्टता है उसका उल्लंघन लगातार सत्ताधारी पार्टी कर रही है। उस पे चुनाव आयोग कोई भी एक्शन लेने आगे भी नहीं लेने जा रही, इस तरह का उसकी बातचीत से लग रहा। और वो सारे सवाल जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के उनसे किए गए थे, उसमें से एक भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं तो बहुत निराश हुआ हूं थोड़ा सुन करके। और ये चुनाव भी ठीक ढंग से हुआ कि नहीं, दिल्ली वाला, दिल्ली का चुनाव भी फेयर तरीके से होगा कि नहीं होगा, अब इस पे भी सवाल है। क्योंकि उन्होंने दिल्ली में भी वो एक जैसे कोई गार्जियन टाइप आके बात बोल देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या होता है भाई? आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इशारा कर रहे हैं कि आगे भी विधानसभा चुनाव में इस तरह की बयानबाजियां, विधुड़ी जैसे बयान दे रहे हैं, महिलाओं की काल का और फिर बच्चों पे एक बयान आया है। तो ये जो बयान चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने एक इशारा कर दिया कि इस चुनाव में भी, दिल्ली चुनाव में भी आप चाहें तो ये इस तरह की शब्दावलियों का, इस तरह के भाषणों का या नफरती भाषणों का जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, उसको आप जारी रख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। देश की एक बहुत ही स्वायत्त संस्था इतना सत्ता के आसपास उसकी बोली बन रही है और सत्ता के आसपास रह रही है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। मनीष शर्मा जी, हम आपको अभी यहाँ रोकना चाहेंगे, हम रुक कर रहेंगे दिल्ली संवाददाता दीपक राणा की तरफ। दीपक राणा जी, क्या स्थिति है वहां पे? विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पे चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और भाजपा, कांग्रेस, आप तीनों पार्टियां टक्कर में हैं। 5 तारीख की वोटिंग की डेट भी मिल गई है अब, तो वहां कौन कौन से दल और सामने दिखेंगे? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है और मैं सभी इसके कर्मचारी जो हैं इसमें लगे हुए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली वासियों से ये अपील करता हूं कि इस हमारे लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी अपने लोगों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, भाई मित्रों के साथ में सभी वोट करने जरूर जाएं और देश में हमारा रिकॉर्ड बने दिल्ली का, क्योंकि भारत की राजधानी है। तो हमारा राजधानी होने के नाते एक हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा सबसे आगे रहें। तो मैं समझता हूँ 70% की वोटिंग होगी तो अच्छा रहेगा। आरोपों का सिलसिला लंबा है, केजरीवाल आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो अभी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, आतिश जेल जाएंगे, तमाम हिस्से लोग हैं, उसमें शीश महल भी है, सीएजी की रिपोर्ट भी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया ने, आतिशी जी ने जो भी पाप किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, वो सारे सबूत हमको दे देंगे तो वो जरूर जेल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो 2 महीना 1 महीना पहले ही इसलिए बता देते हैं क्योंकि वो सबूत भी उनके खिलाफ में वही मुहैया कराते होंगे। उनको पता है कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुए होंगे। मैं तो नहीं जानता हूं कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे तो कोई ना कोई बात तो होगी जो उनको पता है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के अंदर से और तमाम लोगों से बात करने की एक आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के सामने आप उनको टक्कर देने के लिए हैं, एक आवाज आपके उसमें आ रही है, कैसे आप? देखिए, मेरी तो टक्कर यहाँ की समस्याओं से रहेगी। यहाँ की जितनी भी समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो काम कराना मेरी चुनौती रहेगी और मैं वो काम करवा के रहूँगा। मेरे भाइयों से वायदा है, मैं उनको रोजगार दूंगा। मेरा सभी यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे कैंप में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, उनसे वायदा है कि उनको मालिकाना हक जहाँ पे वो रहते हैं उसी जगह का दिलवाऊंगा। मेरे जो यहाँ पे एनडीएमसी के कर्मचारी, उनसे वायदा है कि उनको पक्का कराऊंगा, उनको मेस्ट्रोल दोबारा से चालू कराऊंगा, जितने भी डेथ केस हैं उनको शुरू कराऊंगा, उनके भी जब वो रिटायर होते हैं उनको पेंशन की सारी सुविधाएं दिलाऊंगा। बहुत सारे काम मुझे कर दें। तो मेरा काम तो अभी यहाँ के लोगों से मिलना, मतदाताओं से मिलना, उनसे अपील करना, उनकी समस्याएं सुनना और मैं कैसे वो कराऊंगा उसको लिखता जा रहा हूँ। 100% कॉन्फिडेंट है। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मेरी पार्टी ने हर बूथ पर, और हमने पन्ना प्रमुख भी बनाए हैं, एक एक पेज का इंचार्ज बनाया है। तो बहुत अच्छी हमारी मेहनत चल रही है और बहुत अच्छे भारी बहुमत से सरकार बनेगी।
रुक करेंगे दीपक राणा जी की तरफ। संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ इसी खबर पर। दीपक राणा जी, हम जानना चाहेंगे 70 विधानसभा सीटों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब इस कड़ी में बीजेपी, कांग्रेस और आप की तीनों पार्टियां एक टक्कर में लगी हुई हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए और कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो उसको धरातल पे क्या दिख रहा है वहां पे? दिल्ली की क्या स्थिति है इस वक्त? दीपक राणा जी अनम्यूट कर लें। दीपक राणा जी जी दीपक, आवाज आ रही है? जी आ रही है, अपनी बात पूरी करें। दीपक राणा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी के पास आवाज नहीं आ पा रही है। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। हम मनीष जी की तरफ। ठीक है दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी दीपक, मैं आपको बता दें कि जो चुनाव जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, आज उन्होंने 30 इलेक्ट जो है जो उन्होंने जो और लगातार आरोप लगाए जो इलेक्ट को भी क्लियर किया और लगभग 3 बार शादी करके जो है उन्होंने जो इस पे आरोप लग रहे थे को लेकर, जो गड़बड़ी को लेकर, वोटर्स को बढ़ाने के आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को तरह से खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम कभी भी हैक नहीं हुई है। और उन्होंने बोला कि 10 तारीख को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा 10 जनवरी को और 17 तारीख को जो है जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे और जो 18 तारीख को स्कूटनी जो रहेगा। तो दिल्ली को साफ तौर पर है कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने जो है चुनाव तारीख से पहले जो अपनी तैयारी में जुट गए थे और जो है आप जो है वो पहले ही जो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। इधर जो है बीजेपी ने जो कैंडिडेटों की जो है जारी कर दिया और उसमें ही कड़ी में जो है कांग्रेस की जो है अपनी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में जो है सभी पार्टी जो है अपनी तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि 2015 में जो इलेक्शन हुए थे आम आदमी पार्टी ने जो है 67 लगभग सीटें जो हासिल करी थी, तो एक पार्टी की बहुत बड़ी उसके बाद 2020 में जो है आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने जीती थी और आज जो है बीजेपी के पास गई थी। ऐसे में जो है इस बार का जो मुकाबला देख रहे हैं तो त्रिकोणी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा और जो है आम आदमी पार्टी के तो बिल्कुल सामने होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अभी तक दोनों पार्टी के आरोप प्रत्यारोप का भी जो दौर वो चालू हो गया है। दोनों पार्टी जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ दोनों पार्टियां जो है जनता को लुभाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो नई स्कीम है जो महिला सम्मान और जनता के बीच जा रही है और इसी में जो है अब जो ग्राउंड अगर बात करें दरअसल की बात करें तो जो है अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि जनता किसको रुख करती है, क्योंकि 2 बार जो है लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। लेकिन इस बार जो चुनाव है अब इसको देखने वाली बात होगी कि भाजपा जो 8 सीटों से ऊपर निकल पाती है या नहीं है। लेकिन फिलहाल भी है अभी 8 तारीख को जापानी पार्क में जो है नरेंद्र मोदी ने भी रैली करी थी और रैली पे जो वहां पर उन्होंने कहा था तो आप जो है इन्होंने बोला था कि अभी नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता जो परिवर्तन रही जो परिवर्तन चाहती है और इस पर जो है भाजपा की सरकार यहाँ पर बनेगी। दीपक जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हम रुक करेंगे मनीष जी की तरफ। मनीष शर्मा जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रत्यारोप आरोप का एक दौर लगातार चलता आ रहा था, लोग एक दूसरे पे पोस्टर वार भी कर रहे थे, आरोप मढ़े जा रहे थे, संभल के मुद्दों को भी उठाया जा रहा था, तो इनको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि पार्टियां कई मुद्दों को भुनाने की भी कोशिश कर रही थी। जनरली देखिए चुनाव का जो अभी के दौर में जो चुनाव है 2014 के बाद खास करके जो चुनाव हो रहे हैं जितने भी, तो कैंपेन जो चुनाव कैंपेन जब शुरू होता है तो जितने अपशब्दों का और जितने गलत वाक्यों का, जाति सूचक शब्दों का, सांप्रदायिक शब्दावलियों का, महिला विरोधी शब्दावलियों का ये इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे चुनाव आयोग का एक रोल था कि चुनाव आयोग इस रोल में आता और वो एक्शन लेता। इससे लोगों के अंदर एक डर पैदा होता कि चुनाव हम केन प्रकार नहीं जीतेंगे, यानी कि अगर गाली गलौज करके और नफरती बातें बोल करके आप अगर चुनाव को बोल देने से हमारे चुनाव में अगर मदद मिल जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से उसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अभी रमेश बिधूड़ी का जो बयान है उससे आप पता चलता है कि दिल्ली चुनाव भी बहुत नफरती बातों से भरा रहेगा और चुनाव आयोग ने एक इशारा दे दिया कि हम ऐसे मामलों में
ज्यादा से ज्यादा बचते हैं एक्शन लेने से। हम बस अनुरोध करते हैं, जैसे वो विनम्रता से अनुरोध कर रहे थे कि नहीं आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, जबकि उनको एक्शन लेना है। वो संत वाली भाषा बात कर रहे थे, जबकि उनको एक्शन लेना उस पे उन्होंने फिर एक इशारा कर दिया है कि इस दिशा में बढ़ेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि दिल्ली का जो चुनाव इस बार, ये चुनाव देखिए पहले जैसा नहीं होने जा रहा है। ज्यादा मैं शुरुआती दौर से ये देख रहा हूँ, दिल्ली की चुनाव की तैयारी जो चल रही है, तो वो ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि एक हिंदुत्ववादी एंगल उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से होता जा रहा है। जैसे अभी आमतौर पे वहां अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी कोशिश रहती है, शुरू से उनकी कोशिश रहती है कि वो भाजपा के ही रास्ते से, वो बीजेपी के ही रास्ते से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। वो हिंदुत्ववादी पिच पर ही बैटिंग करना चाहते हैं जी। इस बार भी आपको लग रहा है, जब मंदिर वाला सवाल आ रहा था तो उस समय भी आप देखेंगे कि वो कह रहे थे कि हम यहाँ के वृद्ध लोगों को तीर्थाटन कराएंगे, वहां पे ले जाएंगे। फिर बाद में जब भाजपा राम की बात कर रही थी तो वो हनुमान की बात उस समय कर रहे थे। अभी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने वो ग्रंथी और पुजारियों को जो है उन्होंने अलग से एक दाव खेला है कि वो एक माने भाजपा के ही रास्ते पर वो टेकल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 भाजपा है तो नंबर 2 वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने देखा आरएसएस को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, भाजपा ठीक से काम नहीं कर रही है, अब आरएसएस को विपक्ष चिट्ठी लिख रहा है इसलिए भाजपा के बारे में शिकायत करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ये चुनाव जो दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत ही सांप्रदायिक और कह लीजिए कि हिंदुत्ववादी एंगल पे ही पक्ष और विपक्ष दोनों के चलने की संभावना है। और मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग की यहाँ कोई रोल, कोई भूमिका, इसको रोकने की भूमिका, इस पे पहल लेने की भूमिका हमको आने वाले समय में भी दिख नहीं रही है। और इसलिए ये बहुत निचले स्तर पे ये चुनाव जाने वाला है, दिल्ली का चुनाव कैंपेन अभियान, ये बात अभी से हमको लगने लगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ें बताने के लिए और अपनी सोच को यहाँ रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे सीधा दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों की चुनाव की घोषणा हो गई है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 5 फरवरी को वोटिंग होने हैं और 8 फरवरी को इन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब बात करेंगे आफत आई भूकंप से तबाही। कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश में भूकंप बड़े भूभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बिहार में पटना समेत कई राज्यों में भूकंप आज सुबह 6:40 पर महसूस किया गया है। भूकंप बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं इस वक्त की सुबह 6:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके आए। सात 7.1 रिक्टर भूकंप का पैमाना तय किया गया। इस भूकंप के झटकों से दिल्ली के कई राज्यों में स्थिति भयानक रही। दिल्ली के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़े भूभाग में भूकंप का झटका सुबह महसूस किया गया है। बिहार में पटना समेत कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पे से मौजूद हैं। दिल्ली से दीपक राणा संवाददाता और बहराइच से रामादल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। दीपक राणा जी, क्या स्थिति है वहां की? भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कोई जनहानि या फिर और कुछ अपडेट आपके पास अभी तक निकल कर आ रहा है? दीपक जी अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात पूरी करें दीपक जी। तो हम आपको बता दें कि जो झटके यहाँ पर जो भूकंप के जो महसूस किए गए, फिलहाल तो कहीं ना कहीं तो लोग सहमे जरूर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जान माल तो है अभी तक तो बात काफी नहीं आई है। लेकिन फिलहाल भी जो झटके के इन झटकों से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोग थे तो कहीं ना कहीं दबे हुए इससे पहले भी जो है दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस करता है। तो आज का झटका था वो एक सुबह 6:35 लगभग महसूस किया गया था और जो शायद तो ऊपर से कुछ लोग सो रहे होते हैं, लेकिन वो झटका इतना तेज है कि लोग थोड़े चैन पे और ऊपर खड़े भी होकर घरों से बात नहीं। लेकिन फिलहाल में जो है किसी के जान मान हानि की अभी तक कोई भी बात सामने निकल नहीं आई। रुक करेंगे रामादल जी की तरफ बहराइच से। रामादल जी, वहां पे क्या स्थिति है भूकंप की? कोई जनहानि या फिर कैसी स्थिति वहां बन रही है? रामादल जी अनम्यूट कर लें। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें। जी, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ जनपद जो बहराइच है नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ जनपद है। जी जी। जिस जनपद में जो इसके बॉर्डर एरिया जो नेपाल है, जो नेपाल में जिसके भूकंप के जो झटके बताया जा रहा है सुबह 6:35 से लेकर के 6:40 के बीच में बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। फिलहाल इसकी जो भी है घटनाएं भूकंप के झटके के आसार में बहराइच में लगभग इसके असर कोई नहीं दिखा है और ना ही इसकी कोई संभावना, ना ही कोई इससे जनहानि हुई, इसका कोई असर फिलहाल के लिए भूकंप का कोई जनपद बहराइच में असर ही नहीं देखने को मिला। तमाम जानकारी साझा करने के लिए रामादल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात कर रहे थे दिल्ली से। अहम खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं दिल्ली के कई राज्यों में भूकंप का असर दिखा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर बड़ी बैठक, स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम योगी की बैठक। एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम आवास पर बैठक की गई है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ को लेकर भी सीएम ने बुलाई है ये अहम बैठक। डीजीपी उत्तर प्रदेश भी बैठक में मौजूद। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम योगी की बैठक। एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम आवास पर बैठक। वहीं इस बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी और इस बैठक में डीजीपी उत्तर प्रदेश भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर बड़ी बैठक रखी गई है। एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम आवास पर बैठक रखी गई है और इस बैठक में वायरस, एचएमपीवी के अलावा महाकुंभ को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते नजर आएंगे। डीजीपी उत्तर प्रदेश भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएम
आवास पर बैठक होनी है, इसमें चर्चा होगी। वहीं इस चर्चा के दौरान महाकुंभ को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। देश की बात है और बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। अवैध कच्ची शराब के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। निघासन पुलिस और मजगई पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों ने निघासन पुलिस पर पीटने का लगाया है आरोप। गैंगस्टर एक्ट मामले में वांछित था आरोपी। भागते समय बिगड़ी थी युवक की तबीयत। इलाज के लिए जाते समय हुई थी युवक की मौत। निघासन कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। भागते समय बिगड़ी थी युवक की तबीयत। इलाज के लिए जाते समय हुई थी युवक की मौत। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। अवैध कच्ची शराब के मामले में युवक की हुई थी गिरफ्तारी। निघासन पुलिस और मजगई पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूचना प्राप्त 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मजगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनीत कुमार, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, अवैध कच्ची शराब के मामले में युवक की गिरफ्तारी हुई थी और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां बीते सोमवार को जो है निघासन कोतवाली पुलिस और मजगई थाना पुलिस संयुक्त टीम ने जो है 4 आरोपियों को पकड़ा था। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि चारों लोग जो है जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा था कि अवैध कच्ची शराब के मामले में पकड़ा था, जिसमें मृतक रामचंद्र जो है वो गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी बीते सोमवार को मौत हो गई थी। वही परिजनों का आरोप है कि निघासन कोतवाली पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है, जहां परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बगैर शव का पंचनामा कराए ही जबरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहाँ पंचनामा कराया गया है। परिजनों में भारी आक्रोश है। विनीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित आरोपी की मृत्यु हो गई है। भागते समय बिगड़ी थी युवक की तबीयत। इलाज के लिए जाते समय युवक की मौत हो गई। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। अवैध कच्ची शराब मामले में युवक की गिरफ्तारी हुई थी। निघासन पुलिस और मजगई पुलिस ने गिरफ्तार किया था युवक को। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के दौरान मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे मेरठ की, जहां विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाकियों का धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता। गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित कराने की मांग की गई है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। धरने को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग रहे हैं किसान।
और इसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के धरना स्थल पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। धरने को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने का ऐलान किया है किसानों ने। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता। गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित कराने की मांग कर रहे हैं किसान। घोषित करवाने के लिए लेकर कलेक्ट्रेट गए है और 43 दिन से जो हमारे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके समर्थन में हम सरकार से मांग करना है कि एमएसपी गारंटी कानून जल्द से जल्द बनाया जा और उनकी भूख हड़ताल जो है स्थगित कराई जा। और हमारी स्थानीय समस्या जैसा हिंडन नदी की सफाई नहीं हो रही, उससे कैंसर और बांझपन जैसी बीमारी फैल रही। बिजली वाले 5,000 रुपए के ऊपर कनेक्शन काट रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं। राजीव शर्मा, जैसा कि किसानों का धरना प्रदर्शन अब मेरठ में भी देखने को मिल रहा है और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश में है, क्या स्थिति है अभी? राजीव शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजू शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारी राजू शर्मा से बात नहीं हो पा रही है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा से कोशिश करेंगे। मेरठ से अहम जानकारी दे रहे हैं, मांगे पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है किसानों ने। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं कार्यकर्ता। बता दें, गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित कराने की मांग कर रहे हैं किसान। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है और इस धरने को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाकियों का धरना। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं कार्यकर्ता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर एसपी सिंह ने 1.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। पूर्व सांसद से जमीन और दुकानों के नाम पर जालसाजी की गई है। जालसाजी कर 1.6 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। 2.8 करोड़ डीसीपी पूर्वी के आदेश पर आलमबाग पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डॉक्टर एसपी सिंह लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं। नंदनगर निवासी भूमिका कक्कड़ ने ऐंठ लिए करोड़ों रुपए। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बताएं, डॉक्टर एसपी सिंह लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं। जिनसे 1.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। पूर्व सांसद से जमीन और दुकानों के नाम पर जालसाजी की गई है। जालसाजी कर 1.6 करोड़ रुपए ऐंठ लिए और 2.8 करोड़ भी ऐंठे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसे कि जालसाजी का मामला सामने आ रहा है, 1.6 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। शिवा, देखिए दीपिका, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है एसपी सिंह और वर्तमान में लखनऊ पब्लिक स्कूल की जितनी भी ब्रांचें
उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चलती हैं, उसके संस्थापक भी हैं। और इनका कहना यह है कि इनके साथ 1 करोड़ 6 लाख की ठप्पेबाजी और ठगी हुई थी और जमीन के विवाद को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है। और 1 जनवरी 2025 को यानी कि इसी साल के शुरुआती महीने में इन्होंने बदल के रहने वाले जो पड़ोस हैं, जिन्होंने दुकान और जमीन के नाम पर इनसे पैसा लिया था और रजिस्ट्री पूरी तरीके से नहीं की थी, और उसी मामले को लेकर के इन्होंने आलमबाग पुलिस में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया था। लेकिन किन्हीं बातों के चलते इनकी जब FIR नहीं हुई तो DCP के आदेश पर फिर ये पूरी FIR दर्ज हुई है। अब इसमें जो तहसील की जो रिपोर्ट है और पुलिस की जो विवेचना है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और जरूर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कहा है क्योंकि बड़ा एक मामला है और लंबी मोटी रकम है जिसमें लेन देन हुआ है, तो EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, विवेचना करेगी और जिसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, पूर्व सांसद से जमीन और दुकानों के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आ रहा है। और इस जालसाजी में 1 करोड़ 6 लाख की रकम ऐंठ ली गई है। अब बात करेंगे कन्नौज की, जहां स्टे समाप्त होते ही चला बुलडोजर। सपा नेता का अवैध निर्माण ढहाया गया है। SDM की मौजूदगी में तड़के हुई कार्रवाई। बालापीर गौरीशंकर मंदिर रोड पर था कब्जा। सपा नेता ने मंदिर मार्ग को कर दिया था बंद। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं कैश खां। पालिका के स्वामित्व वाला है मंदिर मार्ग। बालापीर गौरीशंकर मंदिर रोड पर कब्जा था। सपा नेता ने मंदिर मार्ग को कर दिया था बंद। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं कैश खां। पालिका के स्वामित्व वाला है मंदिर मार्ग। स्टे समाप्त होते ही चला बुलडोजर की कार्रवाई। सपा नेता का अवैध निर्माण ढहाया गया। SDM की मौजूदगी में तड़के हुई बुलडोजर की कार्रवाई। बता दें, बालापीर गौरीशंकर मंदिर रोड पर कब्जा किया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा, जैसा कि सपा नेता ने मंदिर मार्ग को बंद कर दिया था और कार्रवाई रूप में बुलडोजर भी चला दिए गए हैं। अमित मिश्रा जी। अमित मिश्रा जी, क्या आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Call on hold. Please stay on the line. बने रहे। Speaking with has put your call. कन्नौज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्टे समाप्त होते चला बुलडोजर। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं कैश खां। पालिका के स्वामित्व वाला है ये मंदिर मार्ग, जिसको कब्जे में ले रखा था सपा नेता ने। कन्नौज से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सपा नेता का अवैध निर्माण ढहाया गया। अगली अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। शहीद पवन यादव का पैतृक गांव है दुर्गापुर। शव लेकर सेना के जवान पहुंचे दुर्गापुर गांव। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मचा। परिजनों सहित ग्रामीणों की आंखें नम हुई हैं। अंतिम दर्शन को क्षेत्रीय गांव के लोग भी पहुंचे। गांव में गूंजे शहीद का नाम अमर रहने के नारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पवन यादव तेरा नाम रहेगा। गांव पहुंचते
मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, एमएलए राहुल सोनकर और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। शिवराजपुर के दुर्गापुर घाट पर होगी शहीद की अंत्येष्टि। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है पैतृक गांव। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है अपने गांव, जहां अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंच चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश रावत जुड़ चुके हैं। आकाश रावत, शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा हुआ है, वहां क्या स्थिति है, कैसा माहौल है वहां का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहीद का शव आज गांव पहुंचा है। गांव में एक गमगीन सा माहौल था। उसके बाद में ये कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान, राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला समेत विधायकगण मौजूद रहे। उनके परिवार के जनों को सांत्वना देने के लिए पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने शहीद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। उसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए दुर्गापुर स्थित शमशान घाट पर ले जाया गया, जहां पर उनको सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। जी आकाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंच गया है उनके पैतृक गांव। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां महिला ने निगम कर्मचारी को पीटा है। महापौर और आयुक्त के सामने हुआ ये वाकया। चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। निगम के मेले में वसूली से परेशान थी महिला। नगर निगम क्षेत्र में त्रिवेणी मेले की घटना बताई जा रही है। रतलाम से हम खबर आपको बता रहे हैं, महिला ने निगम कर्मचारी की पिटाई की है। महापौर और आयुक्त के सामने हुआ ये वाकया। चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। निगम के मेले में वसूली से परेशान थी महिला। महापौर और आयुक्त के सामने हुआ ये वाकया। निगम के मेले में वसूली से परेशान थी महिला। नगर निगम क्षेत्र में त्रिवेणी मेले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देश की बात में बात करेंगे रायबरेली की, जहां शहीद स्मारक पहुंचे मंत्री डीपी सिंह। दिनेश प्रताप सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है शहीद स्मारक। 7 जनवरी 1921 को निहत्थे किसान मारे गए थे। अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर बरसाई थी गोलियां। शहीदों के आश्रितों को सम्मानित भी किया गया। आज शहीदों की स्मृति में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। मंत्री ने कहा, महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी, बाकी कमियों को जल्द किया जा रहा है दूर। रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, शहीद स्मारक पहुंचे मंत्री डीपी सिंह। दिनेश प्रताप सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है ये शहीद स्मारक।
7 जनवरी 1921 को निहत्थे किसान मारे गए थे। अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर बरसाई थी गोलियां। आज शहीदों की स्मृति में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। मंत्री ने कहा महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। देखिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। रायबरेली का बच्चा बच्चा इस शहीद स्थल पर आज के दिन उपस्थित होकर के उन शहीदों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है रायबरेली के लिए, उनके प्रति नतमस्तक होने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं। अब बात करेंगे हमीरपुर की, जहां 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। प्रॉपर्टी विवाद में भाइयों के बीच चली गोली। दोनों घायल जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के ईटर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। फायरिंग के आरोप में चाचा भतीजे गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की प्रॉपर्टी डीलर अतुल मिश्रा के घर की थी फायरिंग। सामंत शुक्ला, नरेंद्र नाथ शुक्ला गिरफ्तार कर लिए गए। रविवार रात दबंगों ने 6 राउंड की थी फायरिंग। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की फायरिंग में इस्तेमाल 45 बोर की पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने लाइसेंसी पिस्टल से की थी फायरिंग। घटना में इस्तेमाल लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई है। घटना की पृष्ठभूमि में था 10 लाख का लेन देन। 8 से 9 दबंगों ने घर पर चढ़कर की थी फायरिंग। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बीबीडी थाने के एसआई धर्मेंद्र कुमार ने गिरफ्तारी की है। इसी बीच आपको अमरोहा से अहम खबर बता रहे हैं। तालाब की जमीन पर कब्जे पर चलाए बुलडोजर। अमरोहा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सैकड़ों बीघा तालाब की जमीन कर रखा था कब्जा। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में चला है बुलडोजर। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल भी मौजूद। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में चलाया गया बुलडोजर। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल भी मौजूद। बुलडोजर की कार्रवाई से मचा माफियाओं में हड़कंप। इसी बीच आपको हमीरपुर से अहम खबर बता रहे हैं। चोरी के जेवरात सहित 7 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमीरपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चक्की पकड़े गए आरोपी से तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है मामले। पुलिस ने गिरफ्तार शातिर चोर को जेल भेजा। पकड़े गए आरोपी से तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है मामले। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एआईसीसी महासचिव सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेसियों में नाराजगी है।
कांग्रेस की तमाम महिला कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हजरतगंज थाने पहुंची हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन की महिला प्रभारी सहला अहरारी और अनामिका यादव आदि ने थाना प्रभारी को तहरीर सौंपी। इसमें भाजपा नेता रमेश विधूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि भाजपा की पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर अपमानजनक बयान दिया था। खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां रुदौली कोतवाली क्षेत्र में लखीमपुर खीरी निवासी ट्रैक्टर व्यवसायी से हुई 4.30 लाख रुपए से अधिक लूट के मामले का 18 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट रकम भी बरामद कर ली है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देश पर घटना के तत्काल बाद जिले की सीमाएं सील करने से शीघ्र खुलासा संभव हो सका। इससे दोनों लुटेरे बहुत दूर नहीं भाग पाए और भेलसर टिकैत नगर मार्ग उन्हें गिरफ्तार करना संभव हुआ। पकड़े गए दोनों लुटेरे अरशद और अक्षय कश्यप लखीमपुर खीरी निवासी हैं। थाना क्षेत्र रुदौली के भेलसर नाम की जगह है, वहाँ पर लखीमपुर खीरी से व्यापारी आए हुए थे ट्रैक्टर खरीदने के लिए। 4,30,000 रुपये लेकर के आए थे। भेलसर नाम की जगह पर 2 व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, उनका रुपये से भरा बैग करके फरार हो गए थे। हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा जो है बॉर्डर सीलिंग स्कीम इसी 6 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। इस स्कीम को तत्काल, उनके आदेश पर इस स्कीम को तत्काल हम लोगों ने शुरू कर दिया जो है, जिससे जो भी लूट करके भागे थे उनको जो घटनास्थल था उससे भागने का मौका उनको नहीं मिल पाया।